Good morning, student. Welcome to chemistry class. In today chemistry class, we will revise electromagnetic radiation. In yesterday class, we saw uh, electromagnetic wave theory given by Maxwell. In that, we saw that electromagnetic waves have no need of medium. They can travel through any medium, or they can travel in zero condition, means they, if there is no medium, they can go anywhere, and their speed is 3 into 10 to power minus 3 into 10 to power 8 meter per second. This is the also speed of light, and light is also electromagnetic radiation. Okay, and we saw the characteristic of electromagnetic radiation, such as wavelength. What is wavelength? Then we saw the what is frequency, and then velocity, then wave number, and then we saw the amplitude. Now today we will see the electromagnetic spectrum. Spectrum is nothing but it is a arrangement of electromagnetic waves, either in increasing order of their wavelength or in decreasing order of their wavelength. Okay, so thus you can say that electromagnetic spectrum is the arrangement of electromagnetic waves in their increasing or decreasing order of wavelength or frequency. ओके, तो यहाँ पे हम लिखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम. इलेक्ट्रोमैग्नेटिक spectrum. The arrangement of electromagnetic radiation either in increasing order, or decreasing order, increasing order or decreasing order of their wavelength, or their frequencies. Is known as electromagnetic radiation. Electromagnetic radiation.
ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, सॉरी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस आइदर इन इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर वेवलेंथ और देयर फ्रीक्वेंसीज, ओके, इज नोन एज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। इसको हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब हम लोग डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम्स को देखेंगे, कौन कौन से होते हैं। तो इसके लिए हम चलते हैं, एक चार्ट बना लेते हैं, उस चार्ट के अंदर सारे वेवलेंथ्स को के बेस पे लिख लेते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट हमको यहाँ पे 3 कॉलम बनाने पड़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रेडिएशंस विद देयर सोर्स, कहाँ से ये जनरेट होंगे। एक हमारा हो जाएगा सीरियल नंबर, और एक हो जाएगा टाइप ऑफ रेडिएशन, एक हो जाएगा हमारा वेवलेंथ, और एक हमारा सोर्स हो जाएगा। तो ये हो गया सीरियल नंबर, टाइप ऑफ रेडिएशन, and wavelength in angstrom, wavelength in angstrom, generation source, ओके। तो ये 3 कॉलम बना लीजिए, 3 कॉलम बना लीजिए, एक ऑर्डर में हम इसको लिख देते हैं। ठीक है, चलिए लिख लेते हैं। तो ये हमारा हो गया 7 रेडिएशंस हैं, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड और माइक्रोवेव और रेडियो वेव्स। इतने रेज होती हैं। ठीक है, अब ये शुरू होती है 0.01 to 0.1 तक, और ये शुरू होती है 0.1 से लेकर के 150 एंगस्ट्रॉम तक। ऐसे ही सबका लिखते चलेंगे, सोर्स भी लिखते चलेंगे। ठीक है, गामा रेज हमारा रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से निकलता है, रेडियो एक्टिव डिसइंटीग्रेशन से ये निकलता है। एक्सरेज, इसी तरह से हम लोग एक्सरेज लिख लेंगे। ठीक है, मेटल फ्रॉम हीटिंग metals, by striking electron। ओके, ये मेटल की प्लेट्स जो होती है उसको इलेक्ट्रॉन से स्ट्राइक करा के हीट करते हैं, तो उससे एक्सरेज निकलती हैं। ठीक है, ओके। इसी तरह हम लोग फिर नेक्स्ट आएंगे यूवी रेडिएशन पे। तो ये हमारा टेबल हो गया। यहाँ पे एक्सरेज हमने क्या बताया, 0.1, 0.1 to 50 इलेक्ट्रॉन मेटल से स्ट्राइक करके इलेक्ट्रॉन जो है कि हीट होता है, वहाँ से रेज निकलती है। यूवी रेज हम लोग जानते हैं ये सन से निकलती है, इसका 150 to 3800 एंगस्ट्रॉम होता है। विजिबल रेडिएशंस तो वैसे हम लाइट पास करके वाटर ड्रॉपलेट से भी बना सकते हैं, जो हम लोग देखते हैं रेनबोस,
वैसे यहाँ पे स्टार से भी और आर्क लैम्प से भी बनाया जाता है। ये 3800 से लेके 7600 तक होता है। इंफ्रारेड रेडिएशन जो होता है इंसिडेंस ऑब्जेक्ट के थ्रू, या हम जो है कि हीटिंग ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो भी बॉडी रेड हॉट होती है तो उस रेड हॉट बॉडी से भी इंफ्रारेड रेडिएशन आता है, या किसी भी हॉट बॉडी से इंफ्रारेड रेडिएशंस आते हैं। इसके बाद हमारा माइक्रोवेव है, 6 × 10⁸ to 3 × 10⁸ तक है। ये 7600 to 6 × 10⁸ एंगस्ट्रॉम था। ये 6 × 10⁸ to 3 × 10⁹। इसके लिए एक कैल्सीट्रॉन ट्यूब होती है। कैल्सीट्रॉन ट्यूब से माइक्रोवेव्स निकलती हैं। ये माइक्रोवेव्स वही हैं जिनमें हम खाना जो है गर्म करते हैं, इन्हीं माइक्रोवेव्स से। नेक्स्ट है रेडियो वेव्स, जिससे हम कि कोई भी रेडियो वेव्स के थ्रू से डिफरेंट टाइप की चीज़ें सुनते हैं। जो हमारी रेडियो होती है वो इसी फ्रिक्वेंसी पे या इसी वेवलेंथ पे काम करती हैं। ये अल्टरनेटिंग करंट जो होती है, सबको पता है अल्टरनेटिंग करंट क्या होती है। उस अल्टरनेटिंग करंट की जो हाई फ्रिक्वेंसी की अल्टरनेटिंग करंट होती है उससे ये प्रोड्यूस होती है। अल्टरनेटिंग करंट बता दें कि ये जो हमारे घरों में बिजली होती है ये सब अल्टरनेटिंग करंट होती है। और अल्टरनेटिंग करंट जो होती है बोथ डायरेक्शन में चलती है, एक साइनसॉइडल वेव की तरह से, तो इसलिए इनकी फ्रीक्वेंसी हमेशा चेंज होती रहती है। तो हाई फ्रीक्वेंसी की जो चेंजिंग अल्टरनेटिंग करंट होती हैं उनसे ये रेडियो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं। रेडियो वेव्स के थ्रू ही जो है कि इंफॉर्मेशंस को हम एक जगह से दूसरे जगह भेजते हैं। ठीक है, तो ये हमारे टेली कम्युनिकेशन वगैरह में यूज होती है। इसको नोट कर लिया जाए या स्क्रीनशॉट ले लिया जाए। एक बार फिर से बता देते हैं, 7 टाइप के रेडिएशंस होते हैं: गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रेज, इंफ्रारेड रेज, माइक्रोवेव रेज, रेडियो वेव रेज। यहाँ से वेवलेंथ अगर देखा जाए तो गामा रेज की वेवलेंथ जो है वो 0.01 से लेकर के 2.1 एंगस्ट्रॉम तक होती है। वहीं पे एक्स रेज जो होती है 0.1 से लेकर 150 तक होती है। गामा रेज जो है रेडियोएक्टिव डिसइंटीग्रेशन, जो यूरेनियम है, थोरियम है, इनके इंटीग्रेशन से, डिसइंटीग्रेशन से गामा रेज, अल्फा रेज, बीटा रेज ये प्रोड्यूस होती हैं। यहाँ पे एक्स रेज जो होती है इसकी वेवलेंथ 0.1 to 150 एंगस्ट्रॉम तक होता है। और कोई भी अगर इलेक्ट्रॉन किसी मेटल सरफेस पे स्ट्राइक कर रहा है, तेज़ी से उसको हीट करता है तो उससे जो रेज निकलती हैं वो क्या होती हैं? एक्स रेज होती हैं, जिनका यूज़ हम मेडिकल में करते हैं। यूवी रेज हमारी 150 से लेकर के 3800 तक है। सन के रेडिएशन में ये होता है, ये सबको पता है। इसका सोर्स सन है। विजिबल रेज का जो है सोर्स स्टार और आर्क लैम्प भी हो सकते हैं। इसमें 3800 से 7600 तक वेवलेंथ होती है, इसके बीच की वेवलेंथ होती है। इंफ्रारेड रेज जो होती हैं वो एक तो ये इंटेलिजेंस ऑब्जेक्ट से मिलती हैं, और या तो हीटिंग ऑब्जेक्ट होती है, जो रेड हॉट ऑब्जेक्ट होते हैं उनसे मिलता है। इसकी वेवलेंथ जो होती है 7600 टू लेके 6 × 10⁸ एंगस्ट्रॉम तक होती है। माइक्रोवेव्स जो होते हैं वो लाई करते हैं 6 × 10⁸ से 3 × 10⁹ के बीच में। कैल्सीट्रॉन ट्यूब के थ्रू जो है कि हम माइक्रोवेव्स को प्रोड्यूस करते हैं। ये माइक्रोवेव्स जो होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट को हीट करती हैं। ठीक है, रेडियो वेव्स इनकी फ्रीक्वेंसी 3 × 10⁻14 अरे वेवलेंथ जो होती है 3 × 10⁻14 एंगस्ट्रॉम होती है। और ये इनको प्रोड्यूस करने के लिए हमें हाई
फ्रीक्वेंसी की अल्टरनेट करंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये हमारा हो गया पूरा का पूरा रेडिएशन, डिफरेंट टाइप का रेडिएशन और उसका सोर्स कहाँ से ये हमें मिलता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है, कहीं भी कंपटीशन वगैरह में भी क्वेश्चन इससे आ जाते हैं, तो आप लोग इसको फटाफट नोट कर लीजिए, ठीक है। ओके, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि ये जो स्पेक्ट्रा होता है, स्पेक्ट्रा का भी टाइप होता है। दो तरह के स्पेक्ट्रम होते हैं, एक तो इमिशन स्पेक्ट्रम होता है, एक रेडिएशन स्पेक्ट्रम होते हैं। ऐसे तो बहुत सारे स्पेक्ट्रम की बात की जाती है, ठीक है, लेकिन हम लोग यहाँ पे जो है कि बात करेंगे, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एंड इमिशन स्पेक्ट्रम। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, ये दो तरह का होता है। ऐसे तो लाइन स्पेक्ट्रा भी होता है, यहाँ पे हम कहते हैं इमिशन स्पेक्ट्रा, स्पेक्ट्रम, और दूसरा हमारा है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। ठीक है, यहाँ पे बेसिकली हम दो तरह के स्पेक्ट्रम के बारे में बात करेंगे। एक तो हमारा हो गया इमिशन स्पेक्ट्रम और दूसरा हो गया एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। अब ये स्पेक्ट्रम क्लियरली बता रहे हैं इनके मतलब क्या है, इमिशन और एब्जॉर्प्शन। इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम जो होता है, इसको हम ये ड्यू टू इमिशन ऑफ एनर्जी, ड्यू टू इमिशन ऑफ एनर्जी, इमिशन ऑफ एनर्जी ये हमें मिलता है, और ये जो हमें मिलता है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी, एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। तो ये हमने क्या देखा कि एनर्जी के एब्जॉर्प्शन और इमिशन के बेस पे दो तरह के स्पेक्ट्रा होते हैं, कि इमिशन स्पेक्ट्रा होता है और एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होता है, ठीक है। अब इमिशन स्पेक्ट्रा क्या होता है, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा क्या होता है, ठीक है। ये इमिशन स्पेक्ट्रा कब प्रोड्यूस होता है, जब कोई ऑब्जेक्ट इमिट करता है एनर्जी, ठीक है। पहले वो जिसने कि जैसे कोई भी ऑब्जेक्ट होता है उसकी एक पर्टिकुलर एनर्जी होती है, या पर्टिकुलर एनर्जी की वेवलेंथ को एब्जॉर्ब कर लेता है पहले, फिर जो है इमिशन के थ्रू जो है कि अपनी एनर्जी को लूज करता है। तो जब जिस वेवलेंथ की एनर्जी को लूज करेगा वो वेवलेंथ हमें रेडिएशन का दिखाई देगा। एक्चुअल में होता है क्या है कि कोई भी ऑब्जेक्ट है पहले एनर्जी एब्जॉर्ब करके एक्साइटेड स्टेट में जाता है, तो जिस एनर्जी को लेके एक्साइटेड स्टेट में गया होता है, फिर जब वो रिटर्न होने लगता है ग्राउंड स्टेट में, तो वो अपनी एनर्जी को लूज करता है। किस फॉर्म में लूज करता है, वो वेवलेंथ के फॉर्म में लूज करता है। वो जिस जिस रेडिएशन को एब्जॉर्ब किया होगा उस वेवलेंथ की एनर्जी को इमिट करेगा, और हमें एक स्पेक्ट्रम जो मिलता है ड्यू टू इमिशन के कारण, उसको इमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। अब इसके अपोजिट हमारा हो जाता है एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि यहाँ पे सबसे जो सर्टेन वेवलेंथ की, यहाँ पे सर्टेन वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेता है, और एब्जॉर्ब करने के बाद लाइट डार्क इस तरह के बैंड्स बनाता है,
जिस एब्जॉर्प्शन के कारण, तो उसको हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में हमें जो कि डिफरेंट कलर भी मिल सकते हैं। इमिशन स्पेक्ट्रम में जिस वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा उस वेवलेंथ का कलर मिल सकता है। लेकिन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, हमें डार्क लाइन और ब्राइट लाइन मिलती है एब्जॉर्प्शन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ ऑफ एनर्जी के कारण। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे। तो इट इज ऑब्टेन्ड व्हेन it is obtained when a substance emit radiation of different wavelength after absorbing energy from different sources। ठीक है, तो यहाँ पे स्पेक्ट्रा हमें कब मिलता है, जब कोई सब्सटेंस एनर्जी कोई एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करने के बाद फिर इमिट करना शुरू करता है। अब वो एब्जॉर्प्शन के दौरान जिस जिस वेवलेंथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब किया होगा उस वेवलेंथ का हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा। ठीक है, ड्यू टू इमिशन। अब नेक्स्ट हमारा देखते हैं इसी की जस्ट अपोजिट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी। ठीक है, इन दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है, बहुत ज़्यादा नहीं डिफरेंस है, बहुत थोड़ा डिफरेंस है। ठीक है, it is obtained when substance absorb energy of a certain wavelength and leave dark and bright line स्पेक्ट्रम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें भी कोई सब्सटेंस एनर्जी एब्जॉर्ब करता है, लेकिन एब्जॉर्ब करने के बाद जो इससे स्पेक्ट्रा मिलता है वो डार्क और लाइट। डार्क का मतलब एकदम एक काली पट्टी मिलेगी, फिर ब्राइट पट्टी मिलेगी। इस तरह से हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम जो होता है हमारा एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है, क्या होता है हमारा, ये जो लाइट लाइंस होती है कुछ इस तरह से, जैसे
ये हमारी लाइट लाइन है, ये डार्क लाइन है, बीच में जो स्पेस है वो दूसरे कलर का है। इस तरह की जो लाइन, इसी को हम लाइन स्पेक्ट्रा कहते हैं। एब्जॉर्प्शन से ही हमें लाइन स्पेक्ट्रा मिलता है। ये स्पेक्ट्रा जो इमिशन स्पेक्ट्रा है, ये इमिशन स्पेक्ट्रा हमारा कलरफुल भी हो सकता है। ठीक है, तो ये हम लोगों ने इमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा के बारे में जान लिया। ठीक है, अब ये जो हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी जो थी मैक्सवेल की, इसने जो है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ों को सुलझा दिया, जैसे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ब्लैक बॉडी रेडिएशंस हैं। ये जो हमें दो थ्योरीज मिली वो एक्सप्लेन हुई, डार्क बॉडी और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये हम इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के बेस पे समझ सकते हैं। तो आइए हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से कौन कौन सी थ्योरी को एक्सप्लेन करना पॉसिबल हो पाया। ठीक है, ओके, चलिए तो हम नेक्स्ट आते हैं। इसमें क्या बेनिफिट्स हमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी से मिला मैक्सवेल की। हाइड्रोजन का जो मतलब बोर्स का एटॉमिक मॉडल डेवलप करने में ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी थी बहुत इम्पोर्टेंट थी। ठीक है, अब नेक्स्ट हम लोग अब देखते हैं क्या इससे फायदे हुए, क्या इससे हमें नुकसान हुआ। ठीक है, क्या चीज़ को ये एक्सप्लेन कर पाया और क्या एक्सप्लेन नहीं कर पाया। हर थ्योरी की अपनी एक ड्रॉबैक है। ठीक है, अब कुछ फिनोमिना लाइट में पढ़ाया जाता है, जैसे डिफ्रैक्शन है, रेयरफ्रैक्शन है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीज़ें, इंटरफेरेंस हैं। इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन तो ज़रूर बताया जाता है। ये सारे फिनोमिना लाइट के हैं। ठीक है, अब इन सारे फिनोमिना को तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन से डिफाइन कर सकते हैं, बता सकते हैं कैसे ये प्रोड्यूस होते हैं। लेकिन जो जहाँ तक बात ब्लैक बॉडी रेडिएशन की होती है, जहाँ तक बात फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होती है, वो चीज़ें थोड़ा बताने में हमारा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो थ्योरी थी मैक्सवेल की वो फेल हो गई। ठीक है, यहाँ पे कह सकते हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी was helpful in explaining some phenomena which are diffraction, interference, etc. ओके, तो डिफ्रैक्शन, डिफ्रैक्शन एंड इंटरफेरेंस, ये सब चीज़ें बताने में तो बहुत हेल्पफुल था, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक theory was unable to explain
unable to explain first black body radiation and second one is photoelectric effect. ठीक है, ये दो चीज़ें बताने में जो है कि सक्सेसफुल नहीं था, हेल्पफुल नहीं था। ये ब्लैक बॉडी रेडिएशन कैसे होता है, कैसे जो है कि सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है और कैसे कैसे सारे रेडिएशन को इमिट भी कर देता है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में कैसे फोटॉन्स सरफेस के ऊपर गिरते हैं, किस वेवलेंथ के फोटॉन्स गिरते हैं तो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है। ये सारी चीज़ें बताने में जो है सक्सेसफुल नहीं था, मगर डिफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस को अच्छे से डिफाइन कर दिया। तो कल हम लोग देखेंगे ब्लैक बॉडी रेडिएशन और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को कैसे एक्सप्लेन कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।